गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में स्वागत है। और इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ पहुंचाई जा रही है। तो आज का जो एजुकेशनल टॉपिक है वह हमारा कॉमर्स से आईकॉम सेकेंड ईयर का डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर है। उसमें से यही बताया गया है कि एक साझेदारी संस्था में जब स्थापना होती है तो कम से कम 2 सदस्यों का होना नितांत आवश्यक है। और साझेदारी अधिनियम 1932 के अधिनियम के अनुसार से बताया गया है कि अधिकतम संख्या आपकी 20 होनी चाहिए। लेकिन अगर उस व्यापार का प्रकृति बैंकिंग व्यवसाय करना होता है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय साझेदारी संस्था का जन्म दिया जाता है तो उस समय एक दूसरे के प्रति में विश्वास का बुनियाद बहुत गहरा रहता है। लेकिन वक्त की नजाकत एक ऐसी होती है कि जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है तो साझेदारों के बीच में जितना बुनियाद मजबूत था वह धीरे 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 कमजोर होना चालू हो जाता है। मतलब एक दूसरे के प्रति शंका आना चालू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि एक सदस्य दूसरे पर आरोप डालता है, दूसरा सदस्य तीसरे पर आरोप डालता है, तीसरा सदस्य किसी अन्य पर आरोप डालता है। तो एक कारण क्या बनता है? आपस का मतभेद। और जब मतभेद हो जाता है तो साझेदारी पर एक आंच आ जाता है, एक दूसरे का समझौता पर आंच आ जाता है। वो कहता है कि आपकी बातों को मैं नहीं मानूंगा, और जो साझेदारी फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सही तरीके से बंटवारा नहीं हो रहा है। आप पूंजी ज़्यादा लगाए हैं तो मैं कम लगाया हूँ, अगर मैं ज़्यादा लगाया हूँ तो वो कम लगाया है, और लाभ का अनुपात हम लोगों का बराबर होता है। ये सर्वथा अनुचित है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक लिखित समझौता होता है, लेकिन उस समझौते का अनुरूप ना काम करके लोग प्रतिकूल अगर काम कर लेते हैं तो उसका आज साझेदारों के सामूहिक संस्था यानी कि फर्म पर पड़ता है। तो जब हमारी फर्म डिसॉल्व अवस्था में आ जाती है, मतलब फर्म का समापन किया जाता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि जितनी सारी साझेदारी संस्था में संपत्तियां अर्जित की हुई है उस सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। और जो पैसा वसूल होता है उस पैसे से जो साझेदारी संस्था में अगर दायित्व है तो उस दायित्व का भुगतान किया जाता है। और उस भुगतान करने के पश्चात अगर कुछ पैसा बच जाता है तो जो साझेदार है उन लोगों की पूंजी को वापस किया जाता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करने के लिए 3 तरह का खाता निर्माण किया जाता है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाता, और लास्ट में बैंक अकाउंट। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इट इज लाइक एज इन नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या दर्शाता है रूल्स के अनुसार से कि अकॉर्डिंग टू रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट all incomes and gains. It means all type of the losses and expenditure are shown in the debit side of the realization account, and all type of the gains and profit are shown in the credit side of the realization account. And in this account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है ए का, बी का और सी का। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट का नेचर है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बट बैंक अकाउंट जो है इट इज रिलेटेड फ्रॉम द रियल अकाउंट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये डेबिट साइड में बैंक अकाउंट का क्या एंट्री किया जाएगा? जो पैसा आता है उसको डेबिट साइड कर दिया जाएगा, और जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड कर दिया जाएगा। इट मीन्स ये तीनों टाइप का जो अकाउंट्स है, तीनों टाइप का जो खाता है वह बिल्कुल अलग अलग तरीके का है। लेकिन हम एक सवाल के जरिए इस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि कैसे इसको इनपुट किया जाता है डाटा को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहले हम लोग रीडिंग करते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को सेंस समझते हैं।
A, B, and C are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. लाइबिलिटीज पोर्शन में दिया हुआ है, एसेट साइड भी बहुत सारे आइटम्स दिया हुआ है, जैसे गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, डेटर्स है, कैश है, और एडजस्टमेंट भी क्या दिया हुआ है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट, मतलब उस तारीख को फर्म डिजॉल्व कर गया। द एसेट्स रियलाइज्ड, गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर कार 28,000, डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू। इट मीन्स जितना सारा लिखा हुआ है डेटर्स का रकम, उसका 50% कलेक्ट किया गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 2,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। इस प्रकार से आपको बनाने का तरीका रहेगा कि जितनी सारी हमारी बैलेंस शीट में संपत्तियां हैं, उसको सबसे पहले हम लोग इस साइड में लिखते हैं, मैंने डेबिट साइड में। पहला आइटम आपका दिया हुआ है गुडविल। गुडविल का कितना रकम है भाई? 30,000। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 80,000। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी अस्थायी संपत्तियां हैं। प्लांट एंड मशीनरी का रकम दिया हुआ है 56,000। अगला, उसके बाद में मोटर कार। मोटर कार का रकम है 54,000। उसके बाद दिया हुआ है देनदार, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेटर, DEBTORS, 48,000। ओके, अब लायबिलिटी पोर्शन में क्या दिया हुआ है? इसके साथ साथ में एक आइटम था कैश। तो कैश को चूंकि यहाँ इसलिए नहीं लिखा जाता है कि जब हम बाजार में किसी सामान को अगर बेचा जाता है, तो उस अवस्था में जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुद्रा, यानी कि कैश मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी को मार्केट में हम बेचने के चालू किए, तो हमें फिर मिला कैश 56,000। लेकिन क्या कैश को कभी बेचा जाता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दुकान लगा करके और कैश रख करके और कह रहा है कि इस सामान को मैं बेच रहा हूं। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर फिजिकल कमोडिटीज होता है, तो उसको अगर सेल किया जाता है, तो बदले में उसे कैश मिलता है। तो कैश ऑटोमेटिक रियलाइज्ड है, मतलब इसका बैलेंस जो शो किया जाएगा वह हमारा बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी के नेचर में है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ बीडी? बीडी दैट मींस ब्राउट डाउन। ब्राउट डाउन यानी कि 2,000 इसका ऑटोमेटिकली पहले से दिया हुआ है। ओके, क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज है, एंड क्रेडिटर को हम लोग क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। इसका जर्नल एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में आपका दिया हुआ बुक में A कैपिटल, B कैपिटल और C कैपिटल, ये लायबिलिटीज है हमारा कैपिटल। तो हमें इसका बैलेंस फिर शो करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बैलेंस? A का दिया हुआ 80,000, B भी पैसा लगाया 80,000 और C लगाया 60,000। और जबकि इन लोगों का रेशियो का बात आता है, तो ए प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। तो देखिए 2:1:1 दिया हुआ है, लेकिन पूंजी का अनुपात लगाने का आता है। तो 80,000 अगर लगाया है ए, तो इसका मतलब एक हिस्सा आ रहा है कितना? 40,000 का। तो 40,000 गुना 2 बराबर 80,000, ये सही है। ए अपने फर्म में पूंजी लगाया, बी का लगाने का जरूरत था, तो ए बी लगाया 80,000 एक हिस्सा के बराबर में। तो इसका मतलब है कि दो हिस्सा जब ये लाभ ले रहा है, तो इसको तो 1,60,000 लगाना चाहिए। तो यही सब छोटी छोटी बातें होती है जो मतभेद का कारण होता है। जिस समय साझेदारी संस्था का जन्म होता, उस समय ए और बी और सी आपस में बहुत अच्छा से समझौता किए थे, आपस में एहसास कर रहे थे कि भविष्य में हम लोगों के साथ किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लाभ का अनुपात और ये पूंजी लगाने की क्षमता, ये पूंजी जो लगाया और लाभ का अनुपात में जो अंतर आया, ये हमारा मतभेद का कारण हो सकता है। तो चाहे जिस कारण से भी डिसॉल्व हुआ ये पार्टनरशिप फर्म,
तो यहाँ पर जो हम लोग बैलेंस निकाले 2000 हमारा बैंक अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे, तो यहाँ एक सवाल आ सकता है कि आप पूछ सकते हैं क्या कि आखिर क्रेडिट साइड में ही कैपिटल को क्यों लिखा जाता है, डेबिट साइड में क्यों नहीं लिखा जाता है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि एसेट्स अकाउंट डी आर टू लायबिलिटीज अकाउंट, तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट किया जाता है और संपत्तियां हमेशा डेबिट किया जाता है। ओके, अब आते एडजस्टमेंट का पार्ट में कि क्या दिया हुआ है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, द एसेट्स रियलाइज गुडविल 20,000। तो जब संपत्तियां का बिक्री हो रही है तो हम लोग इस मोड में लिखते हैं, बाय कैश भी लिख सकते हैं डायरेक्ट में, लेकिन इसको अच्छी तरीके से हमको लिखने का प्रक्रिया होगा बी बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। ओके, फर्स्ट आइटम गुडविल फ्रॉम, गुडविल से कितना मिला 20,000। गुडविल कितने का था 30,000 का, इसका मतलब नुकसान हुआ। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग से कलेक्शन पैसा 1 लाख। कितना का था पहले 80,000 का, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा 50,000 का, जबकि पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने का था 56,000 का, इसका मतलब क्या हुआ 6,000 हमें नुकसान हुआ। मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार कितना है मार्केट में बेचने से मिला 28,000, था कितना का 54,000 का, निश्चित घाटा हुआ। और उसके बाद में बोला कि देनदार डेटर्स, डेटर्स कितने का है 48,000 का मिला, और पहले था डेटर्स कितना 48,000। तो सवाल यहां उत्पन्न होता है कि यहाँ एडजस्टमेंट वो बोला हुआ है कि डेटर्स आर टू बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 50%, तो 48,000 का है और 48,000 ना होकर के इसका आधा मिलेगा, या अर्थात 24,000। तो इतना सारा पैसा बाजार में मिला क्यों, क्योंकि विभिन्न प्रकार की संपत्तियां जो थी हमारी वह बाजार में बेचा गया और इतना कलेक्शन हुआ। तो जोड़ करके हम लोग देखते हैं तो कितना आता है, तो 8 और 4 12, 1 2 3, 3 5 8, 2 10 और 2 12, 1 1 2, मतलब 2,22,000 ये हमारा कलेक्शन हो गया। तो जब ये क्रेडिटर जब पैसा लगाया है 50,000 रुपया, तो इसका नजर भी तो रहता है फर्म पर कि जो संपत्तियां बिक रही है तो उसका कितना पैसा आया। तो यह क्रेडिटर भी मांग करेगा कि जो आपने संपत्तियां बेच दिया है उससे जो पैसा आया हुआ है वह मुझे पैसा दिया जाए। तो कितना में देने की बात हुई थी इसकी, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस में 2000 है और इसके बारे में कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है, तो इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कितना पेमेंट किया जाएगा, टू बैंक अकाउंट 50,000। डिस्काउंट का चर्चा तो कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पर। और एक चीज और क्या खर्च हुआ कि वसूली व्यय के रूप में खर्चा हुआ है, तो इसको एक्सपेंसेस के तौर पर लिख दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा। तो कितना हुआ है ये 2000। तो अब आता है कि आखिर ये सारा इनपुट होने के बाद में डाटा क्या रिजल्ट आएगा, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इस सिचुएशन में ज्यादा नुकसान आता है या आप इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये वेरीफाई कीजिए कि कौन सा पक्ष हमारा ज्यादा बड़ा है। हम लोग इस साइड को जोड़ते हैं तो 6 4 10 8 18 और 2 20, 2 3 5, 5 8 13, 5 18, 5 23 और 4 27, 27 और 5 32, 3,20,000। इस साइड में आप देखिए 3,20,000 रुपया मैंने भी लिख लिया। अब यहाँ पर तीसरा डिजिट तक हमारा 000 है। अब 2 और 8 10, 1 5 6 2 8, 8 में कितना जोड़े कि आगे 2 आ जाए, मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 4 12, हाथ में 1 1 और 2 3। ओके, 48,000 रुपया बैलेंसिंग आया। तो अब यहाँ मामला आता है क्या कि यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2, 1 और 1। प्रोपोर्शनेट एडिशन कितना हो जाएगा? तो 2/4, 1/4 और 1/4। तो कितना हो गया? 12 चौके 48, मतलब 12,000 इसको भी मिलेगा, बी को भी लॉस होगा 12,000 और ए को नुकसान होगा 24,000। क्लियर? अब यहां पर आता है कि रिलेशन अकाउंट तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें किसी प्रकार की संपत्तियां कोई भी पार्टनर लिया नहीं है, बल्कि सारी संपत्तियां बाजार में बिक गई है। लेकिन क्या मामला केवल आ रहा है कि इसका लॉस हो रहा है ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो यहां पर इनपुट कीजिए, आप एंट्री कीजिए टू रिलायसन अकाउंट। किस खाते से एंट्री होना है? रिलायसन अकाउंट से होना है। क्यों होना है? क्योंकि वसूली खाते में नुकसान हुआ है। ए को 24,000, बी को 12,000 और सी को भी 12,000। तो अब बात आता है कि ये तीनों पार्टनर जो है एक्स्ट्रा और कुछ तो लगाया नहीं, केवल वह व्यक्ति पूंजी दे दिया था और व्यवसाय कर रहे थे। जनरल रिजर्व वगैरह तो देना नहीं है। तो अब जाता है बात क्या कि ए कहता है कि हम फर्म तो अब रहा नहीं, तो अब मुझे 80,000 रुपया दे दिया जाए। तो फर्म बोला कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से 80,000 मांग ले रहे हैं, लेकिन आपको महसूस होनी चाहिए कि ये फर्म जो चल रहा था, आप कंटिन्यू पार्टनर थे, आप लगातार इस व्यवसाय को अच्छी तरीके से संचालन कर रहे थे। आपको सर्वविदित है कि जो हमारी संपत्तियां बिकने के बाद और दायित्व को भुगतान करने के पश्चात में जो लॉस आया हुआ है वह आपका 24,000 है। ये पैसा आपको काट करके और भुगतान किया जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 6, 10, 1, 2, 3 और 5, 8, मतलब इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। किसको पेमेंट कर दिया जाएगा? ए को। तो ए का खाता क्लोज हो गया। अब देखते हैं बी का। बी भी बोला कि मेरा भी पैसा 80,000 है, मुझे भी देने की कृपा की जाए। किससे बात ये हो रही है? फर्म से। फर्म बोल रहा है कि आपका भी नुकसान 12,000 का हुआ है, तो 2 और 8 10, 1 1 2, 2 और 6 8, मतलब 68,000 रुपया बी को मिलेगा। और सी भी बोला कि मेरा भी हिसाब किया जाए, मेरा पैसा 60,000 है, तो 60,000 रुपया में फर्म बोला कि आपका 12,000 रुपया कट जाएगा लॉस वाला और बाकी पैसा इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये खाता तो क्लोज हो गया, रिलायसन अकाउंट भी बढ़िया से क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब फर्म हिसाब करता है कि बैंक अकाउंट में कि आखिर कितना पैसा मुझे आया और कितना पैसा मुझे गया। तो इसमें आने वाला सिचुएशन है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स के अनुसार से डेबिट व्हाट्स कमिंग, जितनी सारे पैसे आते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो हमें 2,22,000 रुपया मिला हुआ है संपत्तियों के बेचने से, लेकिन इस खाते का नाम है रिलायजेशन अकाउंट। ओके, कितना? 2,22,000। और गया क्या? पेमेंट हुआ क्या? देखिए यहां पर एक 50,000 रुपया का पेमेंट हुआ है, वो किस खाते में? रिलायसन अकाउंट में। ओके, 50,000। और उसके बाद में आपका फिर रिलायसन अकाउंट के रूप में 2,000। ओके, और ए को, बी को और सी को एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट यू हैव सीज कैपिटल अकाउंट। एक सवाल अगर बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा तो कई अन्य सवाल आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया से नहीं समझिएगा तो हर सवाल में आपको समस्या ही दिखेगा। देखिए दोनों साइड हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। आपका इधर आ गया 2,24,000, निश्चित है इधर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझिए आपका मिस्टेक है, मैंने पहले लिख दिया। जोड़ के देखते हैं, 0 0, 2 6 8, 8 16 और 8 24, 2 5 7, 7 5 12, 6 18 और 4 22। मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का एक मैजिकल
थिंग है। और इस चीज से एहसास होता है कि हम लोग एंट्री कहीं भी करते हैं सैद्धांतिक रूप से अगर रूल्स के अनुसार से, तो निश्चित है आगे जाकर के मतलब अंतिम क्लोज जब किया जाता है खाते को, तो हमारा दोनों साइड में मिल जाता है। मतलब दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट बोथ आर सिमिलर। तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि सबसे पहले सारी संपत्तियों को हम लोग डेबिट करेंगे, दायित्व को क्रेडिट करेंगे, संपत्तियों को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको क्रेडिट करेंगे, दायित्व को भुगतान करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। रिलायसन अकाउंट एक्सपेंसेस में भी हम डेबिट किए हैं 2000 रुपया। और इस प्रकार से इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट साइड देन कंक्लूजन विल बी लॉस, एंड लॉस will be transferred to the partners capital account for A, for B, for C. It is divided in the ratio of 2:1:1. Okay? अब ये लॉस को हम लोग क्रेडिट डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ए का जब किया जाता है 80,000 तो 80,000 में सब्सट्रैक्ट करना है 24,000 तो 56,000 बचेगा। उसी प्रकार बी का 80,000 80,000 12,000 का इसका लॉस हुआ तो 68,000 इसको मिलेगा, और 60,000 में इसको 12,000 रुपया नुकसान हुआ तो 48,000 मिलेगा। ये बैंक अकाउंट में जो पैसा आया तो 2,000 और 2,22,000 आया हुआ 2,24,000, इसको पेमेंट किया गया 50,000 और 2,000 रुपया रिलायसन एक्सपेंसेस के रूप में। ए का, बी का और सी का जो पेमेंट किया गया है उसको लिखेंगे तो दोनों अमाउंट हम लोगों का मिल जाएगा। इससे क्लियर होता है कि ये सारी चीज अच्छी तरीके से बन गया है, और मुझे आशा और विश्वास है कि ये सवाल आपको जो मैं बताया ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको जरूरत है कि इस चीज को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये सवाल आपको कुछ दिनों के बाद भी बन जाएगा। अन्यथा आपको एहसास होगा कि ये सवाल मैं तो समझ गया हूं, मैं बना लूंगा। तो अब जब बनाने के लिए जब बैठिएगा तो हो सकता है कुछ दूर बना सकिएगा और उसके बाद में थोड़ा सा कलम रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या लिखे सो। तो इसके लिए जरूरत होती है अभ्यास का। आप फिर एक बार अपने से भी बनाने के प्रयास कीजिए, जहां प्रॉब्लम होगा तब उस चीज को देखिए और फिर कुछ दूर बढ़िएगा, फिर प्रॉब्लम महसूस होगा तो फिर क्वेश्चन को देखिए। इस प्रकार से आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सारी चीजें ये अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। मतलब आपके पास महसूस हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा आपको कि ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसको अच्छी तरीके से बना दूंगा, और आप बना दीजिएगा तो आपको एक अच्छा नंबर मिलने का चांसेस है। मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। If you get achieve the knowledge of this type of the question, you get good marks in your examination. Okay, thank you.